Hello, my dear students. Myself Ashish Srivastava, Faculty of Law, City Law College, Jankipuram branch. I'm just going to take a lecture on cyber law for LLB Honors 6th semester, and my topic of concern today is Unilateral Model on E-commerce. तो जैसा कि टॉपिक का नाम है यूनिलैटरल मॉडल लॉ ऑन ई-कॉमर्स, तो यूनिलैटरल से समझ लेते हैं यूनिलैटरल बेसिकली क्या है। तो यूनिलैटरल आपका अगर फुल फॉर्म अगर आप यूनिलैटरल का देखेंगे तो है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनिलैटरल का फुल फॉर्म है ये। अब आगे बात करते हैं यूनिलैटरल, फिर मॉडल लॉ। मॉडल लॉ का मतलब क्या हो गया कि ये संसार में पहली बार इसकी बात हम कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे भैया? ई कॉमर्स की बात करेंगे। तो ई कॉमर्स को लेकर के एक मॉडल लॉ प्रस्तुत किया गया यूनाइटेड नेशंस द्वारा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वर्ल्ड कम्युनिटी में चीज़ों को ठीक करने का काम और नई नए विषयों पर जो है काम करती रही है। एक तरीके से जिसे हम कहें कि इंटरनेशनल वेलफेयर, अगर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करें, जो आजकल का न्यू इंटरनेशनल लॉ है, वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात करता है। तो इंडिविजुअल के वेलफेयर की अगर देखा जाए जिम्मेदारी तो यूनाइटेड नेशंस को एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस के पास है। तो उसने ई कॉमर्स पे भी भाई अपना योगदान दिया, और क्या दिया भाई? ये संसार को मॉडल लॉ बना करके दिया। मॉडल लॉ मतलब एक सैम्पल आपको दिया है कि भाई आप ई कॉमर्स पे ये पहला जो है कानून हमने आपको दिया है, संसार को दिया है। इस पर अब आप इसको देख करके आप कानून अपना बना लीजिए। ठीक, तो यही कुछ हुआ भी है। हमारे भारत के सरकार ने, संसद ने इस चीज़ को देखा और आर्टिकल 253 के तहत जो है आईटी एक्ट 2000 लेकर के चले आए हमारे पास। आज हमारे पास ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जो कि कहीं ना कहीं अपना जो है जेनेसिस पा रहा है यूनिलैटरल मॉडल ऑन ई कॉमर्स से। तो ई कॉमर्स से संबंधित पहला कोई एक मोटा कानून आया तो वो कौन सा है? यूनिलैटरल मॉडल ऑन ई कॉमर्स। तो इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईटी एक्ट आपका दूसरी यूनिट है। तो दूसरी यूनिट में एंटर करने से पहले कहीं ना कहीं हम ये तो जान लें कि वो आया क्यों, कैसे आया। ठीक, तो मतलब आईटी एक्ट की अगर आत्मा की बात की जाए तो आत्मा वो यूनिलैटरल है। अब हम बात करते हैं यूनिलैटरल मॉडल लॉ ऑन ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स वाला टर्म जो है छूट गया था भाई। ई कॉमर्स मतलब क्या हो गया? कॉमर्स अल्टीमेटली क्या होता है? ट्रेड एक्टिविटीज़ होती हैं। ट्रेड एक्टिविटीज़ होती हैं भाई, लेन देन होगा सामान का, उत्पाद का, सेवाओं का। ठीक, अब वो भैया आप कर रहे हो, सामान उत्पाद कर रहे हो, जो है सेवाओं का जो है वितरण कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो एक कहीं ना कहीं एक मीडियम होगा, कोई ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके माध्यम से आप ये करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे कि कागज़ वागज़ तो होगा। अब मान लीजिए आपने कागज़ का माध्यम नहीं यूज़ करके कंप्यूटर के माध्यम से किया। जब कंप्यूटर के माध्यम से आपने क्या किया? संव्यवहार किया, ट्रांजैक्शंस किया अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, अपने कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए। तो भाई वो तो ट्रांजैक्शन हो गया, वो किस तरह का ट्रांजैक्शन हो गया? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जब बड़े पैमाने पे देखा तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया। तो भाई 1996 में ध्यान आया। 1996 में तो ध्यान नहीं है, ध्यान तो आया उनका 1984 में। लेकिन 1996 में उन्होंने एक मोटा कानून हमको दे दिया ई कॉमर्स पर, एक मॉडल लॉ बना के दे दिया कि भाई और कंट्रीज़ जो भी हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो इसको देख करके अपना एक लेजिस्लेशन अपने यहाँ बना ले। भारत हमारा ऐसा ही जगह है, चाहे आईपीआर का मामला हो, चाहे आर्बिट्रेशन का मामला हो, चाहे किसी भी तरीके के मैटर हो, पहले यूएन हमको कुछ पर जो है दे देती है प्रसाद, और प्रसाद के तौर पर हम उसको अपने यहाँ जो है लागू कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। और अडॉप्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का हम हिस्सा है और हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी है, और ओपन ना होकर के मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसलिए हमने अपने आप को ओपन भी करके रखा हुआ है, समाज से मिलना जुलना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो है अपने जो है काम करना।
इसमें कभी भारत पीछे नहीं हटता है। तो उसने जब जाहिर सी चीज़ है, जब इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो रहा है, जब भारत एक उसका पार्ट है, तो उसे ई कॉमर्स अगर अपने वहाँ जो है अच्छे से करना है, रेगुलेट करना है, तो उसने कहीं ना कहीं मॉडल लॉ ऑन ई कॉमर्स का सहारा लेना ही चाहिए उसको। और 253 के उसने सहारा लिया और IT एक्ट बना दिया है। और ये चीज़ हमें IT एक्ट का जब हम वो पढ़ते हैं, प्रीएम्बल पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो यूनिसेट्रल मॉडल लॉ को रिकग्निशन देने की बात कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस होते हैं उन ट्रांजेक्शंस को रिकग्निशन देने की बात कर रहा है एज़ पर यूनिसेट्रल मॉडल लॉ ई कॉमर्स। ठीक है, तो यूनिसेट्रल मॉडल लॉ ऑन ई कॉमर्स कब आया? 1996 में आया। कौन लेकर आया? यूनिसेट्रल लेके आया। यूनिसेट्रल में बेसिकली क्या है? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो आप कमीशन याद रखिए कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई सबसे बड़ी संस्था है जो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के कानून बनाती है, काम करती है, तो वो कौन सी संस्था है? वो यूनिसेट्रल है। तो 1996 में हमारे लिए भैया वो ई कॉमर्स का जो है लेके चले आए मॉडल लॉ। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या था कि ये कहीं ना कहीं आपको एक लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाती है एज टू गवर्न दी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स कह लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कह लीजिए, ये सब चीज़ें जुड़ जाएंगी, एक जैसी ही हो जाएंगी क्योंकि हिस्सा है एक दूसरे का। ठीक, अब इस सेशन में हम क्या बात करेंगे कि भाई क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, और इसका जो हमारे पास डोमेस्टिक लॉ है, मतलब IT एक्ट का और यूनिसेट्रल का क्या संबंध भी है, इसको भी हम देखने की इस सेशन में कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यूनिसेट्रल मॉडल लॉ को लाने के ऑन ई कॉमर्स को लाने के पीछे भी मेन कारण ये था कि जिस तरह से हमारी डिजिटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था, कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छे तौर पर जो है होने लगा था। और जब कम्युनिकेशन किस पे हो रहा हो? इंटरनेट पे हो रहा हो तो जाहिर सी चीज़ है कि उसको रेगुलेट करने के लिए एक लेजिस्लेशन होना ही चाहिए। तो जब ई ट्रांजैक्शंस जो है होने लगे ओवर द नेट, तो यूनिसेट्रल ने सोचा कि भाई ये कानून जो है आ जाना चाहिए। तो अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए कि व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ यूनिसेट्रल मॉडल लॉ। तो लिखिए, द बूम एंड द राइज ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडल लॉ ऑन ई कॉमर्स, यूनिसेट्रल मॉडल लॉ ऑन ई कॉमर्स। ठीक है, तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आपके होते थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस मतलब ट्रांजैक्शंस थ्रू दी कंप्यूटर, तो उनको कहीं ना कहीं उनका नेचर अलग, भाई कहीं ना कहीं उसको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी की चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट कानून भी हमको चाहिए था। वो बात अलग है कि हमारा पैरेंटल लॉ जो है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को लेकर के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रही है कंप्यूटर के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं उसमें चीज़ें थोड़ी बहुत तो अलग आ ही जाएंगी, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ ही हो जाएगी। इसलिए उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए भी एक नया कानून कहीं ना कहीं आवश्यक भी हो गया था। ठीक, अब बात करते हैं यूनिसेट्रल मॉडल लॉ के बैकग्राउंड की, कि भाई पृष्ठभूमि अगर देखें तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का डेवलपमेंट किसके बाद से शुरू हुआ? जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गई। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स किसकी? जो हमारी बड़ी शक्तियां हैं, USA, रशिया, यूरोप, इन सब में जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जब शुरू हो गए, तो जाहिर सी चीज़ है एक देश को दूसरे देश से बचाने के लिए, उसकी गतिविधियों को देखने के लिए, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कहीं ना कहीं जो है हम जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना था हमें, क्योंकि हमें जानना था कि भाई क्या हो रहा है दूसरे देशों में, कहीं हम पर अटैक तो नहीं करने वाले हैं कुछ भी। तो अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का सहारा लेना लोगों ने शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बेसिकली कुछ नहीं है, जब आप ट्रांजैक्शंस ओवर द इंटरनेट करेंगे तो भाई इतनी बातें हुई। तो उस समय जो है कोल्ड वॉर हो रही थी, किसके बीच? USA और रशिया के बीच हो रही थी। ठीक है, तो स्पुतनिक एक सेटेलाइट यूज़ किया गया, ये भी कम्युनिकेशन सेटेलाइट था। ये स्पुतनिक एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट था। उसके बाद USA ने क्या किया, एक अपनी डिफेंस एजेंसी, एक ARPA एजेंसी तैयार करी, और ARPA एजेंसी के कारण जो है आपके जो US प्रेसिडेंट आइजनहावर थे, नोट कर लीजिए इसको, US प्रेसिडेंट आइजनहावर थे, उन्होंने एक कंट्री वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क
एस्टेब्लिश करने का एक आइडिया दिया। तो देखिए आइजनहावर भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इनका इम्पोर्टेंस रहा है। अगर फादर अगर हम कहें कभी किसी को, तो ई कॉमर्स की बातों को लेकर के अगर किसी ने एम्फेसिस दिया तो वो यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर थे। तो आइजनहावर ने पहली बार एक आरपा एजेंसी इस्टेब्लिश की। क्यों इस्टेब्लिश की? मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद जब ये मिलिट्री में हुई ये चीज़, तो उनको ये लगा कि यार कम्युनिकेशन तो फिर हर जगह इस्टेब्लिश होना चाहिए। अगर वही चीज़ है, देखिए ई कॉमर्स है तो ई गवर्नेंस, वही सब चीज़ें देखिए सब कनेक्टेड रहती हैं। तो उनको लगा कि भाई कंट्री वाइड जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क वहाँ पे भी इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो उसके बाद जब आरपा एजेंसी बनी, तो आरपा एजेंसी ने अपने आप को रेगुलेट करने के लिए आरपा नेट का एक प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश किया। उसके बाद ये कब हुआ? ये 1983 में हुआ था। आरपा नेट 1983 में आया। उसके बाद 1990 में कुछ ऐसा हुआ कि NSF NET आया। आपका काम ये है कि आरपा नेट और NSF नेट की आप फुल फॉर्म जो है नेट से खोजेंगे। NSF नेट आया और वो तो बेसिकली डिफेंस के लिए आरपा नेट यूज़ हो गया। उसका प्रोटोकॉल डिफेंस के कम्युनिकेशन के लिए हो गया, मिलिट्री के कम्युनिकेशन के लिए हो गया। जो ये आपका NSF NET आया 1990 में आया, इसका ऑब्जेक्ट था एजुकेशन पर्पस को, कि रिसर्च हो सके, रिसर्च की फैसिलिटीज़ जो है नेट कनेक्टेड रह सकें। इंटरनेट जो है रिसर्च फैसिलिटीज़, मतलब कैसे कह सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में इंटरनेट के रोल को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं NSF नेट आ गया। ठीक, अब जैसे जैसे वेब का यूज़ होने लगा, जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ होने लगा, आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी एकदम तगड़े तरीके से बढ़ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्प्रेड लाइक अ बूम बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ द वेब पेजेस एंड फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ द इंटरनेट। अब जाहिर सी चीज़ है, जब आप फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ द इंटरनेट करेंगे तो आप कुछ ना कुछ व्यवहार करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्चुअल इशूज़ अराइज होने लगे। कॉन्ट्रैक्चुअल इशूज़ अराइज अरोज इन द ट्रांजेक्शन्स डन ओवर द इंटरनेट। और उनको लेकर के भैया हमारे पास अभी कोई उस समय कानून नहीं था, उनको लेकर के हमारे पास कोई कानून नहीं था। अब क्या हुआ? 21वीं शताब्दी आ गई। 21वीं शताब्दी आ गई तो हमें ये चीज़ें महसूस होने लगे कि भाई 21वीं शताब्दी में जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ओवर द इंटरनेट, भाई अब मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो है इंटरनेट हो रहे हैं, क्योंकि भाई इंटरनेट का ज़माना है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से विकसित हो रही है। तो मोस्टली जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहे हैं, इसलिए उनको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की जिम्मेदारी बन गई है। अब क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि 1966 में, अब थोड़ा देखिए बात, कुछ फैक्ट वाली चीज़ें बताता हूँ कि 1996 में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक कमीशन की अगर बात करें, क्योंकि शॉर्ट में आपका आ सकता है यूनिसेट्राल, तो शॉर्ट में अगर यूनिसेट्राल आएगा तो कुछ फैक्ट चेक है, उसको नोट कर लीजिए। यूनिसेट्राल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनिसेट्राल वॉज सेट अप और एस्टेब्लिश्ड आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर बनी थी फॉर कोऑपरेशन अमंग दी कंट्रीज़। फिर यूनाइटेड नेशंस जो बना, यूनाइटेड नेशंस भाई एक ऐसी संस्था थी जो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल पीस कम्युनिटी के फॉर्म में, इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन कहिए या उसको सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशन कहिए। यूनाइटेड नेशंस देखा जाए तो सब कुछ करती है आज पूरे देश में व्यवस्था, मतलब पूरे विश्व भर में व्यवस्था को संतुलित करने के लिए। तो यूनाइटेड नेशंस के बहुत सी एजेंसीज़ भी हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में एक हिस्सा अलग निकल के आया, वो आपका हिस्सा था यूनिसेट्रल कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो जैसे ही मैंने कहा कि कानून में शब्दों की बहुत महिमा है, तो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को लेकर के एक कमीशन इस्टेब्लिश हो गया, कि सेपरेट विंग जो है यून की बन गई। प्राइमरी पर्पस क्या था इस यूनिसेट्रल का? यूनिसेट्रल का प्राइमरी पर्पस ये था कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किया जाए, और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ से संबंधित जो भी कानून है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ से संबंधित कानून है, उनको यूनिफाई किया जाए। यूनिफाई मतलब एक जगह लाके उनको रख दिया जाए। एक चीज़ और, अलग अलग विषयों पे अलग अलग कानून बनाया जाए। तो अल्टीमेटली चीज़ों को साफ एक अच्छे जो है एक तरीके से कोडिफाइड फॉर्म में, सिस्टमैटिक फॉर्म में
लाने का काम यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ करता है, और उसका ऑब्जेक्ट ही क्या है कि जो भी इश्यूज़ अराइज होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से, उनको लेकर के वो काम करता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में हमारा जो ऑब्जेक्ट अराइज यहाँ पे जो इशू अराइज हो रहा है वो आपका ई कॉमर्स है। तो 1984 तक जो है यूनिसेट्राल ने कभी ई कॉमर्स पर ध्यान नहीं दिया। यूनिसेट्राल ने ई कॉमर्स पर कभी ध्यान नहीं दिया। 1996 में उसने आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन इस पर बहुत काम किया, और 1996 में एक मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन भी हमको ला करके दिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमने 1996 में कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन एक्ट भी अपने इंडिया के लिए बना लिया था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी जर्नी देखते हैं, यूनिसेट्राल की जर्नी देखते हैं। तो हुआ क्या कि 1984 में हमने क्या कहा था, 1984 से कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1984 के बाद ध्यान देना शुरू कर दिया। 1984 में क्या हुआ, एक रिपोर्ट आई कमीशन के पास, और वो रिपोर्ट किस पर थी, नोट कर लीजिए उसको, लीगल वैल्यूज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेकर के थी। लीगल वैल्यूज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेकर के थी। ठीक है, फिर क्या हुआ भैया, इस रिपोर्ट को जो है 17 सेशन ऑफ द यूनिसेट्राल ने देखा। 17 सेशन भाई सत्र चलता है, यूनिसेट्राल का सत्र चला। कौन सा सत्र चला, 17वां सत्र चला। और ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड थी, दिस रिपोर्ट रिलेटेड थी आपके ई कॉमर्स से संबंधित जो कमियां रह गई हैं इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में, उससे संबंधित थी। ठीक है, तो 3 पॉइंट है नोट करने वाले। पहला पॉइंट क्या है कि 1984 में रिपोर्ट भेजी गई। ठीक है, रिपोर्ट किसके द्वारा भेजी गई, एक कमीशन बना था, एक कमिटी बनी थी। वो कमिटी थी आपकी वर्किंग ग्रुप ऑन फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर। वर्किंग ग्रुप देखिए, हर वर्ड इम्पॉर्टेंट है। वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर्स। तो वर्किंग ग्रुप ऑन फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर्स, ये एक ग्रुप एस्टेब्लिश किया गया था। भाई रिक्वायरमेंट रहती तो समय समय पर जो है कमिटियाँ एस्टेब्लिश होती रहती हैं एज़ पर द नीड। तो इस ग्रुप में जो है एक रिपोर्ट सबमिट करी, और वो रिपोर्ट किस पर थी, लीगल वैल्यूज़ ऑन कंप्यूटर रिकॉर्ड्स को लेकर के थी। और उस रिपोर्ट से क्या दिखा, कहीं ना कहीं समझ में आया यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की कहीं ना कहीं एक कमी है। किसकी कमी है, विधायन की, एक कानून की कमी है। किसको लेकर के, ई कॉमर्स को लेकर के है। फिर जनरल असेंबली ने भी अब यूनिसेट्राल ने 1985 में रिकमेंडेशंस भेजे थे जनरल असेंबली को कि ऐसा है कि ई कॉमर्स को लेकर के कोई कानून नहीं है, तो क्या किया जाए। तो कुछ रिकमेंडेशंस किसके थे, यूनिसेट्राल के। क्यों आए ये रिकमेंडेशंस, क्योंकि रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट पर काम हुआ होगा। तो जनरल असेंबली को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी। रिकमेंडेशंस जो है कब भेजी, 1985 में भेजी। रिकमेंडेशंस कब भेजी, 1985 में भेजी। ठीक, अब रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, देखिएगा। To review the legal rules for computer records, whether the written requirement is essential for the validity of the legal document। तो पहला पॉइंट उन्होंने देखा क्या भैया, जो है क्या रिटर्न रिक्वायरमेंट ज़रूरी है वैलिडिटी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट के लिए। पहला पॉइंट उन्होंने ये देखा, तो क्या लिखना ज़रूरी है, क्या उसका जो है रिटर्न रिक्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, दूसरा उन्होंने क्या कहा, टू रिव्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू दी गवर्नमेंट। तो देखिए वही सब चीज़ें आ जाएंगी जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देखेंगे, डिजिटल सिग्नेचर आईटी एक्ट में देखेंगे। वो चीज़ आज जो हमारे पास आईटी एक्ट में है, उसकी बात कहीं ना कहीं यूनिसेट्राल ने 1985 में जनरल असेंबली को भेजी थी, इस बात के बारे में कहा भी था।
ठीक है, टू रिव्यू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। जब आप यूनिसेट्रल, जब आप आईटी एक्ट देखते हैं तो ऑब्जेक्ट एक और भी रहता है कि टू फैसिलिटेट द प्रोविजन ऑफ फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द गवर्नमेंट। तो देखिए सब हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स करनी है, इसकी भी बात की, रिकमेंडेशन दिया, और साथ में सिग्नेचर्स को लेकर के भी कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन दिया कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिग्नेचर है। ठीक, तो हर बातें देखिए जो आईटी एक्ट में मिलेंगी उसकी कहीं ना कहीं जो है पहले से ही उसकी ज़रूरत यूनिसेट्रल मॉडल ऑन ई कॉमर्स में कर दी गई थी। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने की भी बात कही थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी सेट हों। ठीक है, और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कानून लेकर के आए, लीगल टेक्स्ट लेकर के आए। उन और वो लीगल टेक्स्ट जो है, जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं, किसने दी हैं? यूनिसेट्रल ने उन रिकमेंडेशंस को लेकर के एक इंटरनेशनल उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से भी यूनिसेट्रल ने कहा कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ से संबंधित हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं एक अपनी लीगल टेक्स्ट को लेकर के आए, और वो टेक्स्ट जो है रिकमेंडेशंस, जो भी रिकमेंडेशंस आपकी होंगी, किससे संबंधित होंगी? इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में ई कॉमर्स से। ठीक है, तो जितने भी 2 रिकमेंडेशंस जो अबव रिकमेंडेशंस हैं, उन रिकमेंडेशंस को लेकर के कोई कानून वो लेकर के आए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मॉडल लॉ आज हमारे पास ई कॉमर्स का जो 1996 में आया, वो चीज़ हमारे पास दिसंबर 1996 में हमारे पास आ गई है। तो जनरल असेंबली ने क्या किया, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक लीगल टेक्स्ट भेजे होंगे रिकमेंडेशंस के देखते हुए, तो उसको लेकर यूनिसेट्रल ने काम किया होगा, और एक मॉडल लॉ जो है ऑन ई कॉमर्स हमारे पास 1996 में आ गया। तो 1984 से 1986 तक एक तरीके से ये जर्नी ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ यूनिसेट्रल मॉडल ऑन ई कॉमर्स। अब चलिए, ये तो सब कहानियाँ हो गई, अब हम बात करते हैं एक्ट के मॉडल लॉ की, उसके प्रोविजंस की, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट पहले डिस्कस कर ली जाए, फिर प्रोविजन डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है मॉडल लॉ का? बहुत क्लियर था कि वो जो है अननेसेसरी जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में, कॉज्ड बाय द इनएडेक्वेसीज एंड डाइवर्जेंसीज इन लॉ अफेक्टिंग ट्रेड, तो क्लियर ट्रेड हो सके। किसके माध्यम से हो रही है ट्रेड? वो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स को ही लेकर के बात कर रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं, वर्ड्स में ये बात नहीं कही। उसका ऑब्जेक्ट ये था, मॉडल लॉ का ऑब्जेक्ट क्या था कि जो भी अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ कॉज्ड बाय इनएडेक्वेसीज, इनएडेक्वेसी मतलब कानून नहीं है, लीगल में कोई रेगुलेट करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास कभी कभी ऐसे इश्यूज अराइज हो जाते हैं ट्रांजैक्शंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रहे हैं, उसमें कि उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसलिए जब रेगुलेशन नहीं होगा तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे, तो उन ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए हम ये कानून लेकर के आ रहे हैं। फिर एक फैक्ट चेक ये है कि ये जो मॉडल लॉ है ये कब अडॉप्ट किया गया? 30 जनवरी 1997 में। ठीक, 1996 में क्या हुआ? जनरल असेंबली ने अप्रूव कर दिया मॉडल लॉ को। जनरल असेंबली ने अप्रूव कर दिया मॉडल लॉ को, और इसको अडॉप्ट कब किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया 30 जनवरी 1997 को इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, एक रिकमेंडेशन भी भेजी गई थी जनरल असेंबली के द्वारा, देखिए भाई क्या रिकमेंडेशन है। देखिए,
all the states to give favorable consideration to the unilateral model on electronic commerce when they enact or revise their laws in view of their uniformity of the law applicable to the alternatives to the paper based forms of communication and storage of information। तो एक तरीके से रेकग्निशन जो है जनरल असेंबली रिकमेंडेशन दे रही है कि भाई साहब जब भी आप कानून बनाइएगा ई कॉमर्स से संबंधित अपने देश में तो इसको देख लीजिएगा। तो हम तो देखते ही हैं भैया आर्टिकल 253 में हमारे पास एक तरीके से पार्लियामेंट के पास पावर है ही है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इफेक्ट देने के लिए हम कानून बनाते हैं। तो इसको रिकमेंडेशन भी जो है कहीं ना कहीं जनरल असेंबली ने दे दी थी कि ऑल द स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव फेवरेबल कंसिडरेशन टू द यूनिलैटरल मॉडल ऑन ई कॉमर्स व्हेन दे इनैक्ट और रिवाइज देयर लॉज। जब भी इनैक्ट करें या अपने एक्ट में अमेंडमेंट करें दे शुड कंसिडर द मॉडल ऑन ई कॉमर्स। इसको बात करके इस बात को लेकर के रिकमेंडेशन जो है जनरल असेंबली ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि अब हम ट्रांजैक्शंस कैसे कर रहे हैं, अल्टरनेटिव टू पेपर बेस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और अल्टरनेटिव टू पेपर बेस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसको और स्टोरेज, दो बातें हैं देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको रिकग्निशन दिया जाए, साथ में स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन और स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन विद द गवर्नमेंट की बात करी जाए, फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद द फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू दी गवर्नमेंट की बात की जाए। तो इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन जो है जनरल असेंबली ने दी। उसके बाद मॉडल लॉ की आइए संरचना की बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मॉडल लॉ को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है वो बात करता है जनरल प्रोविजंस की, जो सामान्य आपके प्रावधान है किससे, ई कॉमर्स से संबंधित है। ई कॉमर्स से संबंधित, अब ई को हम अगर कहें तो विद्युत वाणिज्य से संबंधित जो है आपके सामान्य प्रावधान रखे, या आप कहिए जो है आप वाणिज्य जो है जब इंटरनेट के माध्यम से करें, जब आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थ्रू दी इंटरनेट करें, वाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट करें, इतनी बातें हो गई। तो उसको लेकर के सामान्य प्रावधान रखे। और सेकंड पार्ट किसको लेकर के रखा है? सेकंड पार्ट रखा है स्पेसिफिक प्रोविजंस, मतलब जनरल प्रोविजंस एज वेल एज स्पेसिफिक प्रोविजंस हैव बीन डिस्कस्ड अंडर यूनिलैटरल मॉडल ऑन ई कॉमर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर। तो पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में चैप्टर 1 है और उसमें कौन कौन से आर्टिकल इंक्लूडेड हैं? 1 से 4 आपके चैप्टर इंक्लूडेड हैं। तो भैया समझ लीजिए 1 से 4 चैप्टर जो हैं, 1 जो चैप्टर है किससे बात डील करता है? 1 जो है चैप्टर किससे डील करता है? जनरल प्रोविजन से। 1 चैप्टर जनरल प्रोविजन से डील करता है। और वन पार्ट 1 जो है जनरल प्रोविजन से डील करता है। उसमें कितने चैप्टर आएंगे? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 3 चैप्टर हैं। और 3 चैप्टर में कितने आर्टिकल्स हैं? 1 से लेकर के 10 तक, 1 to 10 ऐसे याद कर लीजिए कि आर्टिकल 1 to 10 दे प्रोवाइड जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू ई कॉमर्स। General provisions related to e-commerce have been provided under part 1। अध्याय कौन से? 1, 2, 3 अध्याय, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 में कितने आर्टिकल हैं? 1 से 4, 1 to 4। चैप्टर 2 में कितने आर्टिकल हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 के साथ 5 बिस भी होता है। बिस अल्टीमेटली एक लेटिन टर्म है, वो रिपीटी जो है एक आर्टिकल के साथ, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हमारे जैसे कि अगर कहा जाए कि 5 बिस कहिए या उसको 5A कहिए, तो हमने क्या किया कि दोबारा उस आर्टिकल को नए तरीके से लिखने के बजाय, जैसे कि ऐसे समझिए कि बिस की क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे समझिए ये सब जो है लेटिन टर्म्स हैं। बिस है, टर है, क्वार्टर है, क्विन है। तो ये सब टर्म्स ऐसे जैसे ABCD, जैसे A हो गया बिस, ऐसे देखिए A हो गया बिस, ठीक। फिर B अगर करें तो B हो गया आपका टर। तो अगर कहीं 5 बिस लिख रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा 5A, ठीक।
तो 5B का जब जैसे कि 5 बिस अगर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 5 के बाद 5 बिस है। तो 5 बिस का मतलब क्या हो गया कि ये जो है 5A है, मतलब 5 का ही, जैसे कि हम लोग सेक्शंस में अपने भाई इन्होंने मॉडल लॉ बना है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, तो उनका अपना अपना हिसाब किताब रहता है। तो उन्होंने 5 बिस टर्म यूज़ किया है ये बताने के लिए कि ये 5 का ही पार्ट है, लेकिन उसमें कुछ बात अलग है, इसलिए हमें अलग से लिखना पड़ रहा है। तो 5A उसको आप कह सकते हैं, लेकिन आप कहने की क्या ज़रूरत है, जब वो बिस लिखा है तो उसको बिस ही लिखिए। तो 5 बिस, 6, 7, 8, 9, 10, तो 5 से लेकर के 10 तक, 5 से लेकर के 10 तक ये आपके चैप्टर सेकंड में आ गए। किससे संबंधित हैं ये? जनरल प्रोविजंस ऑन ई कॉमर्स से संबंधित है। उसके बाद जो तीसरा आपका चैप्टर है वो 11 से 15 तक लेकर के है। तो 1 से लेकर के 15 तक आर्टिकल जो है आपके, 1 से लेकर के 15 तक आर्टिकल आपके जनरल प्रोविजंस को लेकर के हैं। किसको लेकर के हैं? जनरल प्रोविजंस ऑन ई कॉमर्स को लेकर के हैं। फिर जो आपका पार्ट 2 है उसमें सिर्फ 2 आर्टिकल हैं। पार्ट 2 है उसमें सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, जो कि 16 और 17 है। तो देखा जाए तो जनरल प्रोविजंस पे ही इंटरप्रिटेशन ज़्यादा होता है चीज़ों का, और जनरल प्रोविजंस ही बताना हमारी जिम्मेदारी भी थी कि भाई हम आपको ई कॉमर्स से संबंधित अगर कुछ बातें हैं, कुछ हैं, तो उसको बताया जाए भाई। तो कैसे है आपका यूनिसेट्राल का स्ट्रक्चर? 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कुल मिला के 17 आर्टिकल है। 1 से 15 आर्टिकल आपके जनरल प्रोविजन से संबंधित है, 16-17 आपका स्पेशल प्रोविजन है। 16-17 आर्टिकल जो है पार्ट 2 में आता है, 16-17 आर्टिकल आपका पार्ट 2 में आता है। पार्ट थर्ड में आपका 11 से 15 आर्टिकल आते हैं। पार्ट सेकंड में आपके 5 से 10 आर्टिकल आते हैं, और 1 से 4 आर्टिकल पार्ट में वो जो है चैप्टर 1 में आता है। तो चैप्टर 1 में 1 से 5 हो गए, चैप्टर 2 में 5 से 10 हो गए, फिर 11 से 15 आपके चैप्टर 3 में हो गए, और 11 से फर्स्ट से लेकर के 15 आपके जनरल प्रोविजन से। ठीक, देख लेते हैं क्या क्या है भैया। आर्टिकल 1 क्या कहता है? स्फीयर ऑफ एप्लीकेशन, कि भाई यूनिसेट्राल का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ तक होगा भैया, विस्तार क्या है। दूसरा क्या है? डेफिनेशंस, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ डेफिनेशंस आपके शॉर्ट के लिए तैयार हो जाएंगे पेपर में। तीसरा इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा टर्म है, तो इस टर्म की जो मीनिंग है, भाई देखिए शब्द है तो शब्द का अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक गुणधर्म होता है, तो वो किस परिस्थिति में यूज़ किया जाना है ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो स्टेट इज़ डिफाइंड इन आर्टिकल 12 अंडर पार्ट 3। तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, वो नॉर्मल डेफिनेशन स्टेट की नहीं है, वो स्टेट की वो डेफिनेशन है जो फंडामेंटल राइट्स के रेफरेंस में यूज़ करते हैं। तो इस मॉडल लॉ के रेफरेंस में मान लीजिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको आप इंटरप्रिटेशन एज पर दी एक्ट करना है, तो इसलिए आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज रखा गया है। फिर ऐसे ही आपका आर्टिकल 4 है वेरिएशन बाय एग्रीमेंट। आर्टिकल 5 लीगल रिकग्निशन ऑफ डेटा मैसेजेस, फिर 5 क्लॉज ए जिसे हम कह रहे हैं 5 बिस, इनकॉर्पोरेशन बाय रेफरेंस की बात करता है। देन 6 टॉक्स अबाउट राइटिंग, 7 टॉक्स अबाउट सिग्नेचर, 8 टॉक्स अबाउट ओरिजिनल, 9 टॉक्स अबाउट एडमिसिबिलिटी एंड evidential weight of data message. So 5 and 9 they become relevant for you. 5 and 9 they become relevant for you. 6, 7 they are also relevant for you. एंड 10, तो देखिए जितने अभी जब आईटी एक्ट में हम एंटर करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात करते हैं यूनिट 2 में, तो यही सब सारी चीज़ें देखिए आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिफिकेशन, देन रिटेंशन, देखिए सारी बातें हैं मॉडल लॉ में करी है, जिसको हम उसका जो है तुरंत मैनिफेस्टेशन इसका आईटी एक्ट 2000 में हम देखते हैं। तो इतनी बातें हैं। फिर चैप्टर 3 किसकी बात करता है? चैप्टर 3 बात कर रहा है, नोट कर लीजिए आर्टिकल्स। अच्छा आपको पहले बता दूँ आर्टिकल 2 दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आर्टिकल 5 दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10। एक तरीके से मैं आपसे बताऊं तो आप पेपर भी लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर एक तरीके से आप तैयार कर सकते हैं कि साइबर लॉ और इन यूनिसेट्राल मॉडल लॉ ई कॉमर्स, इन दोनों का क्या रिश्ता है। वैसे तो रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि एक वो ना होता तो ये ना आता। तो आप उसमें जो है क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, अप्रेजल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कौन कौन से हैं।
सेक्शन 11, वो आर्टिकल 11, सॉरी, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14। तो पूरा आईटी एक्ट देखिए, इससे ही पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का आपका चैप्टर 3 है, ठीक है। चैप्टर 3 में जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें यहीं से देखने को मिलती हैं, चाहे एट्रीब्यूशन हो, चाहे रिटेंशन हो, चाहे उनकी वैलिडिटी की बात अगर की जाए तो यही सब देखने को मिलती है। तो ये सब जनरल प्रोविजंस हो गए। चाहे रिटेन, तो देखिए जनरल प्रोविजन से मोटा मोटा कैसे याद करना है कि सिग्नेचर से संबंधित क्या प्रावधान है, ठीक है, एडमिसिबिलिटी से रिलेटेड क्या प्रावधान है, उनका रिटेंशन कैसे होगा, फॉर्मेशन एंड वैलिडिटी को लेकर के बातें अगर हम करें तो देखिए इंटरनेशनल लेवल में बात कहाँ से देखने को मिलेगी। आप यूनिसेट्राल के मॉडल लॉ में जाइएगा, पार्ट 1 खोलिएगा यूनिसेट्राल का, और पार्ट 1 में चैप्टर 2 होगा, उसका आर्टिकल अनुच्छेद 11 देख लीजिएगा। तो फॉर्मेशन एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा मैसेज, आपको वो फॉर्मेशन एंड वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट कौन से, जो ई कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो अगर कोई आपसे कभी पेपर आपको ई कॉन्ट्रैक्ट में लिखना हो तो जो पहला आपका दिमाग में और पहला जो आपके पेपर में आर्टिकल होना चाहिए वो होना चाहिए आपका आर्टिकल 11, ठीक है। फिर रिकग्निशन है, एट्रीब्यूशन है, एक्नॉलेजमेंट है, ऐसी बातें हैं, और यही सब बातें कहीं ना कहीं हम आईटी एक्ट में भी देखेंगे। अब आगे बात करते हैं। हाँ, एक बात तो हम लोग भूल ही गए, स्पेसिफिक प्रोविजंस की। स्पेसिफिक प्रोविजंस में 16 और 17 है, तो 1 से 15 आपके जनरल प्रोविज़न है और 16 से 17 आपके स्पेशल प्रोविज़न है। स्पेशल प्रोविज़न मतलब ऐसी कोई बात होगी जिसको जो है एक स्पेशल इशू अराइज हो रहा है, जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ई कॉमर्स में हमने ई कॉन्ट्रैक्ट देखा, अल्टीमेटली आप देखेंगे ध्यान से तो 1 से 15 में जो बातें हैं वो ई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ही हैं। भले ही आप ई कॉमर्स आप बोलिए, लेकिन ई कॉमर्स होगा तो ई कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, तो ई कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होना है, तो इसलिए 1 से 15 आर्टिकल हो गए। उसके बाद एक कुछ एक्टिविटीज़ हैं, मान लीजिए जो ई कॉमर्स से संबंधित है, वो है आपकी 16 और 17। तो 17 ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट से संबंधित है और 16 आपकी एक्शंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कैरेज ऑफ गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरेज ऑफ गुड्स, देखिए इंटरनेशनल सेल ऑफ गुड्स, इंटरनेशनल सेल ऑफ गुड्स जो हमने जो होता है, ये भी एक कन्वेंशन हुआ है, इंटरनेशनल सेल ऑफ गुड्स को लेकर के एक कन्वेंशन हुआ है, वो अलग चीज़। ये कैरेज ऑफ गुड्स को लेकर के हुआ है, ये कैरेज ऑफ गुड्स को लेकर के हुआ है कौन सा, आर्टिकल 16। तो कभी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कैरेज ऑफ गुड्स से संबंधित काम करना हो तो इस आर्टिकल को ज़रूर देखिएगा, आर्टिकल 17। तो देखिए 16 एंड 17 दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर यू एज पर दिस साइबर लॉ, एज पर दिस साइबर लॉ दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर यू, बट as per your syllabus, if I talk to you, as per your syllabus, 16 and 17 are not much relevant, though they are part of the transactions which are taking place over the internet. But 1 to 15, they are more relevant and significant for you. ठीक है, तो 16 जो है कैरेज ऑफ गुड से संबंधित है, 17 आपका जो है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट से संबंधित है। अब आइए बात करते हैं जनरल प्रोविजंस की। जनरल प्रोविजंस की तो देखिए इसमें 6 डेफिनेशंस दी हैं। किस में दी हैं? 6 डेफिनेशन दी हैं आर्टिकल 2 में। नोट करते जाइए जो चीज़ें बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे भी देखते रहिएगा ध्यान से। जो भी अंडरलाइन किया उसको ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि द स्फीयर ऑफ एप्लीकेशन इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा मैसेज। तो इंफॉर्मेशन अगर डेटा मैसेज में जा रही है तो उसको लेकर के जो है हमने इस मॉडल लॉ को लेकर के आए, हम इस मॉडल लॉ को लेकर के आए। डेटा मैसेज भैया क्या है? ट्रांजैक्शन करना है ना। ट्रांजैक्शन हमने जब किया है तो कुछ अपनी शर्तें, कुछ बातें, कुछ कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखा होगा, तो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, थ्रू द कंप्यूटर मीडियम, थ्रू द साइबर मीडियम। तो वो डेटा मैसेज है, उसको लेकर के बातें हैं। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, जिसे इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा मैसेज बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यूनिसेट्रल मॉडल ऑन ई कॉमर्स अप्लाइज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमने आईटी एक्ट में डिफाइन किया हुआ है, ठीक। फिर जो कंटेक्स्ट है इसका क्या होगा? नाम ही ई कॉमर्स है तो इसका कंटेक्स्ट भी ई कॉमर्स होगा। उसके बाद 6 डेफिनेशंस जो है आर्टिकल 2 में प्रोवाइडेड है, और उससे में से एक डेफिनेशन आपकी है डेटा मैसेज की। तो डेटा मैसेज कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन शॉर्ट में ये
डेटा मैसेज की जो ये डेफिनेशन है, ये अब देखिएगा कितना बढ़िया है कानून का हिसाब किताब की, एज़ पर द सोसाइटी और एज़ पर द टेक्नोलॉजी, एज़ पर द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस हिसाब से आपका कानून होता है। तो देखिए यहाँ पे डेटा मैसेज की जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिएगा, शॉर्ट में आ सकता है आपके पेपर में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव में भी आपके 10 शॉर्ट तो आते ही हैं, तो डेटा मैसेज कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो डेटा मैसेज में क्या मतलब है? इट मीन्स द इंफॉर्मेशन जनरेटेड, इंफॉर्मेशन जो जनरेट की गई है, इंफॉर्मेशन सेंट भेजा गया है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड रिसीव की गई है या स्टोर की गई है। तो इंफॉर्मेशन जनरेट की जाए, इंफॉर्मेशन भेजी जाए, इंफॉर्मेशन रिसीव की जाए, इंफॉर्मेशन स्टोर की जाए। कैसे स्टोर कर रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल और सिमिलर मीन्स से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, ऑप्टिकल माध्यम से, या उस तरीके से कोई और ऐसा माध्यम है जिसे कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजिकल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यूज़ करिए चाहे ऑप्टिकल माध्यम से यूज़ कीजिए। उसमें आपको क्या इंक्लूड करना है? उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीग्राम, टेलेक्स और टेलीकॉपी। अब ये टेलीग्राम का ऐप मत समझ लीजिएगा, टेलीग्राम उस समय यूज़ होता था, इस समय तो बहुत कम ही लोग टेलीग्राम का यूज़ करते हैं। तो आप इस तरह से इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं बाय द इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल और सिमिलर मीन से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, ऑप्टिकल मेथड, ऑप्टिकल मीडियम से या सिमिलर मीन से। लेकिन वो चीज़ केवल इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीग्राम, टेलेक्स और टेलीकॉपी तक ही नहीं सीमित रहेगी। बात समझिएगा, वो ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन कवर हो जाएगा, भले ही आपके मीन्स कुछ भी हों। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कि दैट शुड बी डन ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि आप इंफॉर्मेशन सेंड कीजिए, जनरेट कीजिए, स्टोर कीजिए, कुछ भी कीजिए, माध्यम क्या यूज़ कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यूज़ कर लीजिए, ऑप्टिकल माध्यम यूज़ कीजिए या इन जैसा ही कोई माध्यम यूज़ कर लीजिए। लेकिन ये जो माध्यम यूज़ करते हैं, इस माध्यम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्टिकल में या टेलीग्राम में या टेलेक्स में या टेलीकॉपी में कहीं ना कहीं आपके जो है वो अलग अलग बातें हैं, तो अलग अलग डिवाइसेस हैं, अलग अलग मीन्स हैं। तो ये मीन्स नहीं, इसके अलावा अगर कोई और भी चीज़ें होती हैं तो वो भी चीज़ें डेटा मैसेज में इंक्लूड हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल मॉडल लॉ ऑन ई कॉमर्स है, उसमें जो डेटा मैसेज की डेफिनेशन बताई है उसको जो है वो लिमिटेड नहीं है। उसमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जाएगी, नई नई चीज़ें आती जाएंगी, वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जैसे लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स और लॉ ऑफ टॉट की हम बात करते हैं, तो जैसे हमने टॉट्स बोला तो कहा भैया इतना ही टॉट होता है और टॉट कभी आएंगे नहीं। तो भाई कानून बनाने वाला भगवान तो है नहीं कि सब चीज़ें वो देखे बैठा हो। तो जैसे जैसे समय विकसित होता है, नई नई चीज़ें आती जाती हैं, नए नए अपराध आ जाते हैं समाज में, तो वैसे वैसे अगर नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो भी डेटा मैसेज के अंदर इंक्लूड होती जाएगी। मॉडल लॉ बनाया ना, तो भाई मॉडल लॉ रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी हो सकता है, मॉडल लॉ रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी हो सकता है। अब आगे की बात जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे, आगे की बात जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको मैं होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को करिएगा। आपके पास जो है यूनिवर्सल मॉडल लॉ का मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगा, अभी देख लीजिएगा उन प्रोविजंस को। और जो ये लेक्चर भेजा है इसे ज़रूर सुने और जो असाइनमेंट दूंगा उसे ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इंटरनल के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। और चलिए कल डिस्कस करते हैं आगे की बातें, डेटा मैसेज और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और जो भी आपकी जनरल प्रोविजंस हैं, अगले लेक्चर में डिस्कस हम करेंगे। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।